तो 21 जनवरी की बायो के पेपर की हम लगातार तैयारी कर रहे हैं एंड आज की इस वीडियो में आपको 3-3 नंबर के प्रश्न देने वाला हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको 2-2 नंबर के सारे प्रश्न कंप्लीट करवा दिए थे। इसमें मैं आपकी डायग्राम भी कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। कौन कौन सी डायग्राम आपको करने चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको कंप्लीट करके जाना, क्योंकि आपके 3-3 नंबर के कहूँ कि 4 प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके 12 नंबर से कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में हम 12वीं के बायोलॉजी के 21 जनवरी के पेपर के लिए तैयारी करने वाले हैं, प्री बोर्ड की, ठीक है ना। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे एंड फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, मानव जीनोम की कोई 3 विशेषताएं लिखे। देखो देख सकते हो यहाँ पे मानव जीनोम में 3164.7 करोड़ क्षार मिलते हैं। औसतन प्रत्येक जीन में 3000 क्षार स्थित होते हैं, जिनके आकार में अधिक जो है भिन्नता होती है। देखो ये विशेषता है एक तरीके से, है ना। तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है एंड जो है इसको याद करके चलना है। जीन की संख्या क्या होती है, 30,000 है, जो पहले की अनुमानित संख्या 80,000 से 1,40,000 तक से काफ़ी कम है। लगभग सभी 99.9% लोगों में मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स क्षार जो है एक समान होते हैं भाई, है ना। क्षार समझ पा रहे हो, न्यूक्लियोटाइड्स, इसके बारे में डिटेल से हमें पढ़ना है भाई। क्वेश्चन बड़ा इसका 4 नंबर का आता ही आता है ना। जो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ये जो क्षारक पाए जाते हैं, ग्वानिन एडेनिन वगैरह, है ना, तो ये वही होते हैं। नेक्स्ट हमारा, खोजी गई 50% से अधिक जीन के कारक के बारे में जानकारी प्राप्त है। 2% से कम जीनोम जो है प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। तो इस चीज को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है भाई डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसको करके ही जाना भाई। देखो डाउन सिंड्रोम आपका क्या होता है, तो यह विकृति ऑटोसोमल यानी कि कायिक गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण होती है भाई। देखो एक कायिक गुणसूत्रों में क्या होती है, एक चेंजेस के कारण होती है, परिवर्तन के कारण होती है। कुछ इन परिवर्तनों में किसी भी जोड़ी के ऑटोसोम्स में 2 की बजाय 3 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह, मतलब एक गुणसूत्र क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, एक की संख्या बढ़ जाती है ना। इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता या मंगोलिज्म कहा जाता है। इसे डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं, है ना। और इसके लक्षण क्या रहेंगे भाई, इसके लक्षण जरूर से याद रखना, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है। तो डाउन सिंड्रोम जो होते हैं, यह ऐसे सिंड्रोम बाला बैछी, है ना, वाला बैछी छोटे कद और कमजोर दिमाग वाला होता है। मतलब देखो जो डाउन सिंड्रोम जिस व्यक्ति को हो जाए वह छोटे कद का रह जाएगा, कमजोर दिमाग हो जाएगा उसका, है ना। उसकी जीभ में क्या है, मोटी हो जाएगी, अंगुलियां ढूंढदार हो जाएंगी, है ना। और मुख खुत्ता, इस तरीके से कुछ नई नई जो है उसकी कहें कि परिवर्तन उसमें देखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जाता है टर्नर सिंड्रोम। भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे से क्या अथवा में कई बार क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैंने दोनों पास में दिए हैं। देख सकते हो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। इस प्रकार के सिंड्रोम वाले मनुष्यों की द्विगुणित कोशिकाओं में ऑटोसोम्स के अलावा गुणसूत्रों में से केवल एक्स क्रोमोसोम अर्थात 44+X पाया जाता है। इस प्रकार कुल 45 क्रोमोसोम। अब भाई डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा था, एक जो है ऑटोसोम से यहाँ पे आपका जो है जुड़ जा रहा था, ज्यादा हो जा रहा था एक आपका गुणसूत्र, यहाँ पे एक घट जा रहा है। यहाँ पे केवल 44 के साथ एक एक्स पाया जाता है ना, तो ये एक घट गया इसमें। तो ये क्या है आपका टर्नर सिंड्रोम, इस चीज को याद रखना। इनमें अंडाशय जो है विकसित नहीं होते हैं, स्तन भी कम विकसित होते हैं, जिससे टर्नर सिंड्रोम हो गया। इनकी गर्दन बेल्ट तथा छाड़ी चौड़ी होती है, चौड़ी छाती चौड़ी होती है, ठीक है। और ये अनुवांशिक रूप से ऐसे मनुष्य नर तथा मादा दोनों ही हो सकते हैं भाई, मतलब दोनों में ये रोग हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे, सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है भाई, है ना। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है और क्यों। भाई ये बहुत बार ऑब्जेक्ट में पूछा गया, ये पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है और क्यों करता है भाई, है ना, कैसे करता है। देखिए तो सेब को आभासी, निषेचन के बाद पुष्प का अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है, अर्थात परिपक्व अंडाशय ही फल है। परिपक्व अंडाशय क्या होता है, फल है। सेब में मतलब अंडाशय ही तो से ही तो फल का निर्माण होता है। जो अंडाशय परिपक्व हो गया उसे फल बने गया, है ना, वही तो है। सेब में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन भी फल के निर्माण में भाग लेता है। वास्तव में सेब वनस्पति जैसे फलों में पुष्पासन गूदेदार होकर फल का एक मुख्य खाद्य भाग बनाता है, जबकि बीज धारण करने वाली कड़ी परत वाले अंडाशय को खाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे फल जिनमें अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग जैसे पुष्पासन पुष्पक्रम फल निर्माण भाग में भाग लेते हैं, जो कूट फल या आभासी फल कहलाते हैं, है ना। देखो अब अंडाशय के अलावा क्या ये सारे भाग जो है फल के निर्माण में भाग ले रहे हैं, ये सारे भाग हैं कौन से, पुष्पासन पुष्पक्रम, है ना, ये भी उसमें पार्ट ले रहे हैं। तो ये क्या है, तो इसे हम आभासी फल कह देते हैं, इसलिए सेब को जो है आभासी फल कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या पुष्पासन हो गया, है ना, आपका क्या पुष्पक्रम हो गया, ये सारे कुछ भाग लेते हैं, है ना, एक फल को तैयार करने में, तो ये आभासी फल कहलाता है। नेक्स्ट है आपका जीनोटाइप व फिनोटाइप में कोई 3 अंतर लिखे भाई। तीनों अंतर आपके सामने ये है, किसी जीव के जीन संगठन को जो है व्यक्त करता है, यह जीवों के बाह्य आकार रंग रूप आदि को व्यक्त करता है। जीनोटाइप जीन का समुच्चय होता है, फिनोटाइप भौतिक अभिव्यक्ति है, इनका लक्षण एक समान होता है, समान दिखने पर भी इनका जीन प्रारूपी भिन्न होता है। चलिए अब आगे के क्वेश्चन हम अपनी स्क्रीन पर देख लेते हैं।
प्रश्न दिया गया है जैव पीड़कनाशी के उपयोग के 3 लाभ लिखिए। भाई बायो पेस्टिसाइड के आपको 3 लाभ लिखने हैं इसके उपयोग के। तो देखिए इनका उपयोग करके रसायनों से मतलब जैव पीड़कनाशी का उपयोग करके हानिकारक कीटों को जो है नष्ट किया जा सकता है, जिसमें फसलों का बचाव होता है। भाई तो एक लाभ हो गया ये ना, ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं तथा ये अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। भाई है ना, मतलब एक कहें कि आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, सस्ते होते हैं और पर्यावरण को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नेक्स्ट है ये अलक्ष्य कीटों को हानि नहीं पहुंचाती, मतलब जो कीट हमारी फसल के लिए उपयोगी हैं उन्हें जो है नुकसान नहीं ये पहुंचाएंगे, इन्हें आवश्यकता अनुसार उत्पादित किया जा सकता है। भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है पुनर्संयोजन डीएनए टेक्निक के महत्व एवं उपयोगों को भाई बताइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आपके सामने आंसर है डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक या जीन क्लोनिंग के द्वारा हम वांछित गुणों वाले जीनों को अन्य जंतुओं व पौधों में प्रत्यारोपित करके इनकी अच्छी किस्में जो है रेडी कर सकते हैं। तो इनसे क्या है, इन्हें हमें करने में सफलता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है इस तकनीक द्वारा आनुवांशिक रोगों का भ्रूणीय अवस्था में ही पता लगा लिया जा सकता है ना, लगाया जा सकता है इससे, है ना, और लगा लिया जाता है डीएनए टेक्निक से। नेक्स्ट है इस तकनीक की सहायता से विभिन्न प्रकार के पुनर्योगिज जो है वैक्सीनों का विकास जो है किया गया है। मतलब ये टेक्निक देखो इसमें भी उपयोगी है कि जो विभिन्न प्रकार के वैक्सीन्स वगैरह हो गए पुनर्योगज, इनका भी विकास इससे किया गया है। इस तकनीक के द्वारा ही विभिन्न हार्मोन जैसे इंसुलिन हो गया, प्रोटीन जैसे इंटरफेरॉन प्रोटीन हो गया, इसमें क्या है विभिन्न विटामिन वगैरह का क्या है औद्योगिक स्तर पर निर्माण संभव हुआ है ना, तो ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्यावसायिक उपयोग में आने वाले किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों के नाम तथा उपयोग लिखिए। तो लैक्टोबैसिलस, भाई इसके बारे में कौन नहीं जानता, दूध से दही बनता है तो उसमें ये बैक्टीरिया बहुत अपनी अहम भूमिका निभाता है, और भाई ये नहीं होगा ना तो भाई दही नहीं जमेगा, है ना। तो इसका उपयोग दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, और ये व्यवसायिक यानी कि व्यवसायिक कह लो कि कोई भी कारखाने वगैरह हुए हैं ना, तो जहाँ पे दही का निर्माण करना है भाई तो है ना उसमें किया जाता है इसका। एंड नेक्स्ट हमारा आ जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसका उपयोग बेकरी उद्योग में भाई किया जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटी, इसका उपयोग सिरका उद्योग में भाई किया जाता है ना, तो ये रहेगा आपके सामने। नेक्स्ट हमारा जैव भार का पिरामिड सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। भाई अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताना है कि ऊर्जा का पिरामिड भाई कैसा बनता है, सीधा बनता है, टेढ़ा बनता है, कैसा बनता है, मुझे नहीं पता भाई, बताओ जल्दी से ऊर्जा का पिरामिड किस तरीके से बनता है ना, जल्दी से बता दो, कमेंट बॉक्स में बताई दो ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है। आंसर है आपका ऐसा पिरामिड जिसके द्वारा किसी परिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकों एवं विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं के जीव भार के संबंध में बोध होता है, जीव भार का पिरामिड कहलाता है। घास के मैदान एवं फसल वाले जो खेत के पिरामिड में आधार पर जीव भार अधिक होता है। देखो घास का मैदान होगा है ना, फसल वाले क्षेत्र होंगे, खेत होंगे है ना, उनमें क्या होगा जीव भार अधिक होगा, क्योंकि जैसे जैसे शीर्ष की तरफ बढ़ते हैं जीवों की संख्या कम होने से जीव भार की क्रमशः कम होता जाता है ना। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो जीवों की संख्या कम होगी और साथ ही क्या होगा जीव भार भी कम होता जाएगा, है ना। जीव भार के पिरामिड सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब आपको ऊर्जा के पिरामिड की मैंने पूछा है तो बताई दो। नेक्स्ट हमारा कि मेंडल का प्रभाविता का नियम लिखिए भाई, है ना। तो आंसर आएगा आपके सामने जीव के सभी लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं। प्रत्येक इस कारक युग्म का एक कारक माता से तथा दूसरा कारक जो है पिता से प्राप्त होता है, तथा एक युग्म के दोनों कारक एक दूसरे के विपरीत प्रभाव के हो सकते हैं। ऐसे युग्म का केवल एक लक्षण किसी विशेष कारक के युग्म को निर्देशित करता है ना। तो एक लक्षण समान हो सकता है और भिन्न भी हो सकते हैं, है ना, विपरीत भी हो सकते हैं प्रभाव, है ना। तो ये रहेगा प्रभाविता का नियम। नेक्स्ट हमारा खाद एवं जैव उर्वरक में, भाई ये क्वेश्चन ना पूछा गया लास्ट ईयर में, है ना। चलिए रहेगा खाद और जैव उर्वरक क्या होते हैं। देखो 2 नंबर के क्वेश्चन का वीडियो डला हुआ है, जाकर के आपको देख लेना उसको, है ना, ताकि आपकी तैयारी जो है हो सके, है ना, बेहतरीन हो सके, है ना। देखिए ये रासायनिक कार्बनिक पदार्थ हैं, ये जीवों के रूप में होते हैं जो फसलीय पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। यह मिट्टी में उसकी संरचना, वायु धारण क्षमता एवं हाइड्रेशन क्रिया को बनाए रखते हैं। ये मिट्टी में उसकी संरचना, वायु धारण क्षमता एवं हाइड्रेशन को जो है नहीं बनाते हैं। खाद जो होती है या फसलीय पौधों को किसी प्रकार से खनिज लवण देते हैं, है ना, सभी प्रकार से।
और जैव उर्वरक फसली पौधों को एक या कुछ पोषक पदार्थ ही देते हैं। नेक्स्ट हमारा शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में 3 अंतर लिखिए। भैया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि मैंने ये क्वेश्चन ना हर बार देखा है पेपर में, ये हर बार आता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके रखना है ना। oogenesis एवं स्पर्मेटोजेनेसिस में अंतर आपको लिखना है। तो अंडाणु जनन अंडाशयों में होने वाली क्रिया होती है जिसके द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है, और शुक्राणु जनन जो होती है वृषण में होने वाली क्रिया होती है जिसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। नाम से ही पता चल रहा है ना। इसमें एक प्राथमिक ओसाइट से एक अंडाणु बनता है, इसमें एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसमें एक से एक ही अंडाणु बनना है, इसमें एक से क्या हो रहा है 4 शुक्राणु बनने हैं। इसमें ध्रुवीय काय बनते हैं, इसमें ध्रुवीय काय नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखना, बहुत ही सिंपल अंतर दिए गए हैं, इन्हें याद करके आप अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है भाई। तो जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, प्रजनन दर का उच्च होना, कम उम्र में विवाह, कम उम्र में ही जनन की दृष्टि से परिपक्व होना तथा सामाजिक स्तर इसके प्रमुख कारण हो जाते हैं जनसंख्या वृद्धि के। निरक्षरता जनसंख्या वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण है, जिसमें कुरीतियों तथा अंधविश्वासों को मानना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि का। नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या विस्फोट को परिभाषित कीजिए और इसके नियंत्रण के प्रमुख उपाय कौन कौन से हो सकते हैं इनको लिखिए, है ना। देखो ये क्वेश्चन ना 2 नंबर में भी आ सकता है छोटा सा, 3 में तो आ ही सकता है और 4 में भी ये आ सकता है लॉन्ग तरीके से पूछा जाए तो, है ना। तो बिल्कुल पूरा का पूरा करना पड़ेगा भाई, है ना। इसके लिए वीडियो देख लेना नेक्स्ट वाला जाकर के 4 नंबर वाला और 2 नंबर वाला। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, शीघ्र एवं अनियमित जनसंख्या वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट जो है कहा जाता है। जनसंख्या नियंत्रण के कुछ उपाय हो सकते हैं, गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग जो गर्भ नहीं ठहरने देती, अंतः गर्भाशय युक्तियां जैसे कॉपर टी का यूज किया जाना, कंडोम, डायफ्राम व शुक्राणुनाशक क्रीम का उपयोग किया जाए। पुरुषों में नसबंदी द्वारा शुक्राणु वाहिनियों को तथा स्त्रियों में फेलोपियन नालिका को काट करके इसका जो है जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है समजात गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होने वाले 3 रोगों के नाम तथा लक्षण लिखिए, है ना। रोगों के नाम भी लिखना है और लक्षण भी लिखना है समजात गुणसूत्रों के, है ना। इसके कारण क्या परिवर्तन होता है, क्या रोग होते हैं, क्या लक्षण इसके होते हैं। समजात में परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों के नाम एवं लक्षण भाई किस प्रकार से रहेंगे। तो वर्णांधता एक हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सिकल सेल एनीमिया, है ना। नेक्स्ट टर्नर सिंड्रोम भाई, और एक डाउन सिंड्रोम होता है उसको भी भाई याद रखना है। लेकिन यहाँ पे टर्नर देखेंगे, सिकल सेल एनीमिया, वर्णांधता। भाई वर्णांधता क्या होती है, वर्णांधता से प्रभावित संतति में लाल तथा हरे रंग की जो है विभेदन की समस्या आ जाती है और यह एक जेनेटिक बीमारी होती है भाई, है ना। एक तरीके की बीमारी ही है ना। तो ये होती है। नेक्स्ट हमारा सिकल सेल एनीमिया, है ना। लाल रक्त कणिकाएं हंसियाकार हो जाती हैं, हंसिया के जैसी, इस तरीके से उनका आकार हो जाता है जिसमें ऑक्सीजन का वहन कर पाने की जो है क्षमता जो है अक्षम हो जाती है, मतलब उनको वो क्षमता रह नहीं जाती है ऑक्सीजन की। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, सामान्यतः पुत्री की मृत्यु गर्भावस्था में ही हो जाती है। यदि पुत्री जीवित पैदा हो जाए तो बौना कद होगा, कमजोर एवं लचीला शरीर उसका हो जाता है ना। तो कुछ इस तरीके के उसके टर्नर सिंड्रोम के लक्षण होते हैं, तो याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण सहित भाई लिखिए। तो इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़ों के कारण अलग अलग हो जाते हैं, कारक जो होते हैं अलग अलग हो जाती हैं और इनमें से केवल एक कारक ही एक युग्मक में जाता है। एक युग्मक के दोनों कारक एक साथ ही युग्मक में कभी कभी नहीं जाते हैं, कभी भी नहीं जाते हैं। इस सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है ना। मेंडल का पृथक्करण नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इसको याद रखना। इसमें बौने पौधों के बीच जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है, ये रहेगा आपके सामने, है ना, लंबे और बौने पौधों के बीच, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, लिखिए ये क्यों सही नहीं है, समझाइए। तो ये रहेगा आपके सामने। स्त्री के गुणसूत्र का स्वरूप XX तथा पुरुषों में XY होता है, इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों में X लिंग गुणसूत्र होता है, जबकि पुरुष युग्मकों में लिंग गुणसूत्र या तो X या होता है ना। 50% इसमें 50% X के होने की संभावना, 50 Y के, ठीक है ना। और ये रहती है और दूसरे में क्या होता है 50% शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र होते हैं, इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात यौन में या तो XX या XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में से कौन अंडाणु का निषेचन जो है करता है। जिससे युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे वह एक मादा, है ना, वह एक मादा के रूप में, जबकि XY गुणसूत्र वाला युग्मनज नर शिशु के रूप में जो है विकसित होगा। इसी कारण वैज्ञानिक रूप से यह कथन सत्य है कि एक शिशु के लिंग निर्धारण का उसके पिता द्वारा होता है, अतः लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को देना सर्वथा अनुचित है। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने
प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों करा था, ये लिखिए। ये 2 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी क्वेश्चन ये आता है। देखिए आंसर आपके सामने रहेगा यहाँ पे कि मटर का जीवन चक्र छोटा होता है, जल्दी जल्दी हमारा प्रयोग निपट जाएगा ना, कम समय लगता है। इसमें पर परागण द्वारा सरलता पूर्वक संतरण जो है संकरण कराया जा सकता है। मटर काफ़ी स्पष्ट विपर्यासी विपरीत लक्षण होते हैं इसके, है ना। और मटर सामान्यतः रूप से स्वपरागण निषेचन में होता है। इसका पौधा द्विलिंगी होता है, इस चीज़ को याद रखना। ये कई बार ये ऑब्जेक्ट में बना है, मटर का पौधा खालिस्तान होता है तो द्विलिंगी होता है भाई। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि मानव शुक्राणु का नामांकित भाई चित्र बनाइए। देखो आप सामने देख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनाइएगा। मेनली इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है हेड, एक होता है नेक यानी कि कॉलर जैसे कह सकते हैं, एक होता है टेल वाला पार्ट, है ना। तो ये इन तीनों पार्ट में पाया जाता है सारा कुछ, है ना। ये हेड हो गया ना, ये नेक हो गई और ये टेल है, ठीक है। इसको बना लीजिएगा आप 1-2 बार। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सबसे बाहर, ये पार्ट परत होती है ना। एक्रोसोम ये आगे वाला भाग जो होता है एक्रोसोम ये कहलाता है। एंड इसमें जो अंदर न्यूक्लियस जो कंटेंट्स होता है जिसमें क्रोमोसोमल मटेरियल पाया जाता है ना, कह सकते हैं कि द्रव्य पाया जाता है ना। मिडल पीस होता है भाई, मिडल पार्ट में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें पाई जाती है, ऊर्जा तो चाहिए इसे, है ना। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। भाई आपके सामने आंसर दिया गया है, इंटरनल एनाटॉमी का दिया गया है, जो कि आपका यहाँ पर रहेगा मादा जनन तंत्र का चित्र। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या पार्ट इसमें होते हैं। हाइमन देखिए, ये यहाँ पे आपको दर्शाए गए हैं जो जो चीज़ें। और वजाइना, करवेक्स, यूटेरस होता है, ओवरी हो गया, फेलोपियन ट्यूब, है ना। तो ये आपका सारा कुछ इसमें होता है। एंड इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना। एंड ये सारे पार्ट इसमें रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। भाई ओव्यूल ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो हाइलम होता है इसमें पार्ट होता है ना, एग सेल्स होती हैं, न्यूसेलस होता है, चलाजा होता है, रेफी होते हैं, है ना। ये सारे पार्ट इसके याद रखना। माइक्रोपाइल हो गया, है ना, फ्यूनिकुलस हो गया, ये सारी चीज़ें याद रखो इसकी। बस ये याद रखो आप इसे तो बना ही लोगे। 1-2 बार बस बना लेना, आप प्रैक्टिस कर लेना ताकि आप पे बन जाए ठीक से, है ना। नेक्स्ट कर लेना आपको मानव के वृषण के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, है ना। ये रहेगा वृषण का नामांकित चित्र। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। एंड पूरा का पूरा आपका सामने दिया गया है, इसको कंप्लीट कर लेना। एंड इसमें जो जो पार्ट होते हैं वो याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है परागकण की संरचना लिखिए भाई। सब परागकण की संरचना बनाइए। इस तरीके से एक परागकण होता है, इसमें एक्साइन, इंटाइन, है ना, जर्मपोर होते हैं, और ये न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म तो होता ही होता है ना। इस तरीके से आपको इसकी सरल संरचना याद कर लेनी है, बना लेनी है। 2 बार बनाएंगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं कंप्लीट। 2 नंबर के क्वेश्चन का वीडियो जाकर के देख लेना, 4 नंबर के क्वेश्चन का वीडियो जाकर के देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।